नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, जिसमें प्रमुख खबरों, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ किसान आंदोलन पर भी हमारी नजर रहेगी। इसके साथ खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का 7वां दिन। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद मतदान, तो वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगी बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक। दोष सिद्धि मामले में अमित शाह और साकेत गोखले आमने सामने। संसद में दिए गए बयान को अमित शाह ने बताया गुमराह करने वाला। कहा, पश्चिम बंगाल में एक भी विशेष सीबीआई अदालत नहीं। पंजाब हरियाणा खनौरी बॉर्डर से हटाए गए प्रदर्शनकारी किसान। कई किसान नेता हिरासत में। बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सेवा बंद। भाजपा ने पंजाब सरकार पर केजरीवाल के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में गजा में एक बार फिर संघर्ष शुरू। बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायल ने गजा पर किए ताबड़तोड़ हमले। हमास ने बताया युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन। और दिल्ली में आज से शुरू होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पावर लिफ्टिंग और शूटिंग में होंगे दिलचस्प मुकाबले। अब खबरें विस्तार से बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की, जहां आज है 7वां दिन। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद मंत्रालय के अनुदान मांगों पर मतदान भी होना है। लोकसभा में कृषि मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद अनुदान मांगों पर मतदान भी होगा। वहीं राज्यसभा की बात करें तो मंगलवार को शुरू हुई गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आज भी जारी रहने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश करेंगे। इसके साथ ही दोनों ही सदनों में अन्य विधायी कामकाज के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों के आवंटित बजट पर चर्चा सोनी सूचीबद्ध है। लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज और उनकी मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। सदन के उच्च सदन में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले गृह मंत्रालय के कामकाज पर सवाल उठाकर फंस गए हैं। सदन में चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद ने ईडी और सीबीआई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए 6,900 भ्रष्टाचार के मामलों में एक भी दोष सिद्धि नहीं हुई है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अदालत द्वारा निर्देशित संबंधित मामलों में दोष सिद्धि संभव नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में एक भी विशेष सीबीआई अदालत का गठन नहीं किया है। गृह मंत्री ने गोखले को पर सदन को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गोखले जिन मामलों की चर्चा कर रहे हैं वे मामले पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा से संबंधित हैं। इसमें चुनाव के बाद भी हिंसा शामिल है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज किए गए थे। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रही है, जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि सभी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति राष्ट्रीय मुख्यधारा के बराबर हो। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय विशेष रूप से 6 केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। ये योजनाएं अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के लिए है। अल्पसंख्यकों समुदायों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक मामलों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं या कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। इसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में लिखित उत्तर दिया है। आपको बताएं, शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएं प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक मेरिट के आधार पर हैं। वहीं रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं में प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना शामिल है। इसके साथ साथ अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए भी
NMDFC को इक्विटी प्रदान की जाती है। अवसंरचना विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना है, जो अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है। योजनाओं से अल्पसंख्यकों के कौशल विकास, आजीविका के अधिक अवसर, रोजगार क्षमता में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए मंत्रालयों की कई योजनाएं इस समय चल रही हैं। न्यूज़ एट 10 में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में उद्यम उत्सव में भाग लेने वाली हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उद्यम उत्सव का उद्देश्य देश की जीवंत विरासत को नागरिकों के करीब लाकर MSME को सशक्त और प्रोत्साहित करना है। इसका समापन इस महीने की 30 तारीख को होना है। कार्यक्रम में हस्तशिल्प से लेकर कृषि आधारित उत्पादों तक के विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले 7 मंडप होने वाले हैं। मंडप में ग्रीन MSME टेक्नोलॉजीज, महिला उद्यमी, PM विश्वकर्मा और आदिवासी उद्यमी, खादी और ग्राम उद्योग और MSME बिजनेस सपोर्ट मंडप भी शामिल होंगे। मंडप में विभिन्न व्यापार और लाइव पोट्री प्रदर्शित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान हुनर, संगीत, नुक्कड़ नाटक, साड़ी ड्रेपिंग सत्र और राजस्थानी कठपुतली निर्माता प्रदर्शन जैसी गतिविधियां आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे। यह उद्यम उत्सव प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच, गोंडा और बलरामपुर के दौरे पर हैं। CM योगी आदित्यनाथ बहराइच में नवनिर्मित महिपुरवा तहसील भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं गोंडा में राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का भी दौरा करेंगे। साथ ही स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन और युवा उद्यमी विकास योजना के लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे। इसके अलावा CM योगी का देवीपाटन मंदिर में जनता से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। मंदिर में ही चैत्र नवरात्रि मेले की समीक्षा बैठक भी होगी। पंजाब में पुलिस ने शंभू खनौरी बॉर्डर खाली करा लिया है। रात भर यहां बुलडोजर चले और किसानों के टेंट और मंचों को धरना स्थल से हटा दिया गया है। MSP की कानूनी गारंटी समेत कई अन्य मांगों को लेकर पिछले साल फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं ये किसानों के नेता जगजीत सिंह डलेवाल और सरवन सिंह पंढेर को भी पंजाब पुलिस ने मोहाली में हिरासत में ले लिया है। कल दोनों जगहों पर किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हटा दिया गया। दरअसल कल किसान नेताओं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 7वें दौर की बातचीत हुई। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक के बाद जैसे ही किसान नेता अपने वाहनों में चंडीगढ़ से निकलकर मोहाली में दाखिल हुए, पंजाब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। किसानों को हिरासत में लेते समय पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच हाथापाई भी हुई। अब बॉर्डर और उसके पास के इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद की गई है। ये शंभू बॉर्डर पे जो काफ़ी देर से किसानों का धरना चल रहा था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में पुलिस की तरफ से क्लियर करवाया गया है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर वार्निंग इनको दी गई थी और कुछ लोग ने अपनी विलिंगनेस दी थी कि हम घर जाना चाहते हैं, तो उनको बसेस में बिठा के घर भेजा गया। और इन एडिशन जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं और व्हीकल्स हैं उनको मूव करा जा रहा है। पूरी रोड बिल्कुल क्लियर की जाएगी और ट्रैफिक के लिए ओपन करी जाएगी। हरियाणा पुलिस वाले भी साथ ही अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे और उनकी तरफ से ही डील है। जब उनकी तरफ से खुलेगा तो ये हाईवे चल पड़ेगा। हमें कोई यूज़ ऑफ फोर्स नहीं करनी पड़ी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। बहुत अच्छी तरह से किसानों ने कोऑपरेट करा है और खुद ही वो बसेस में बैठ के थे। वहीं बीजेपी का कहना है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार अरविंद केजरीवाल के इशारे पे ये सब काम कर रही है। इससे पहले किसान नेताओं से मुलाकात के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हितों को सर्वोपरि बताते हुए बातचीत जारी रखने और अगले बैठक 4 मई को होने की बात कही है। बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है। चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक 4 मई को होगी। उधर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के किसान नेताओं की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। बिट्टू ने कहा कि किसान नेताओं के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई की खबर सुनकर वह स्तब्ध है। साडा विरोध करके थोनों वोटां पाइयां, थोड़ी सरकार बनाई। अज तुसी शर्म करो भगवंत मान साहब, शर्म करो। तुसी सिर्फ केजरीवाल दे जिहड़ा 3 दिन केजरीवाल रहा है पंजाब दे विच ते उन्हें बाय इलैक्शन करके बाय-इलेक्शन तुसी इस तरीके नाल वंडदे हो। तुसी शहर ते देहातियां नूं, पिंडूआं नूं वंड रहे हो। ये नहीं भी सब नूं बराबर।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਐਸਸੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ MP ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਰਹਿ ਜੂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਏ। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जालंधर से PWD गेस्ट हाउस ले जाया गया। पंजाब पुलिस ने बुधवार देर शाम पंजाब हरियाणा खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर समेत कई किसान नेताओं को कल देर शाम हिरासत में लिया था। साथ ही धरना स्थल पर किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचों को भी पुलिस ने बुलडोजर से ढहा दिया है। अब बात नागपुर से जुड़ी हिंसा की कर लेते हैं, जहां नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि हिंसा वाले इलाके में स्थिति इस समय नियंत्रित और सामान्य है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर साइबर सेल की कड़ी नज़र बनी हुई है। साथ ही भूमिका के अनुरूप आरोपियों के खिलाफ मकोका और अन्य कठोर कानून लगाने का भी जिक्र किया। हमने कार्रवाई की है और उसमें जो भी पॉइंट्स थे, जो अफेक्टेड एरियाज थे, उन सभी अफेक्टेड एरियाज में विजिट की और इसमें जो भी लोग इंडल्ज कर रहे थे, जो इसमें जो परसों इशू हुआ था यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन हुई थी, उन सभी के ऊपर जो है कार्रवाई शुरू है। और एरियाज में कहाँ पे एरिया में कोई सब जगह पे शांतता है कि नहीं, क्योंकि आगे कर्फ्यू के बारे में हमको सोचना है, तो ये सारी चीज़ों का असेसमेंट लिया गया और इसके ऊपर एक्शन लेने वाले सर। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य विद्युत निगम के मृतक इंजीनियर विमल नेगी के परिजनों के आरोप के बाद HPPCL के निदेशक को निलंबित कर दिया है। साथ ही नेगी की रहस्यमयी मौत की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS रैंक के अधिकारी की अगुवाई में यह जांच शुरू हुई है। विमल नेगी 10 मार्च से लापता थे और उनका शव 18 मार्च को बिलासपुर के सहतली पुलिस स्टेशन के पास गोविंद सागर झील से बरामद हुआ था। इस मामले में एक FIR भी दर्ज की गई है। FIR में IAS अधिकारी हरिकेश मीना को भी आरोपी बनाया गया है, जिन्हें पद से हटाया जा चुका है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि यह मामला बेहद संदिग्ध है। अगर परिवार CBI जांच की मांग करता है तो सरकार को उसके अनुसार काम करना चाहिए। ठाकुर ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था बेहद चिंताजनक है। बहुत लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब से आई है, HPPCL की वर्किंग बहुत कंट्रोवर्सीज में रही है और कंट्रोवर्सीज में बहुत सारे लोगों के उसमें जो अधिकारी जो है उन पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। और ऐसी सूरत में जब विमल नेगी के परिवार वाले कह रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, ये किस तरह का दबाव था ये प्रदेश जानना चाहता है। क्या ये काम का दबाव था या गलत काम करवाने का दबाव था? ये दो विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अभी नेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बेटी की मौत की जांच के लिए मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मामले की CBI से जांच कराने की मांग की है। अपनी याचिका में सतीश सालियान ने शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और UBT शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे, पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और अन्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। सतीश सालियान ने कोर्ट से मांग की है कि आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ और सीधा आपको लिए चलेंगे CII, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर इस समय संबोधित कर रहे हैं। and in our economic interactions. Its significance can be gauged from the presence today of senior leaders from, I believe, 15 nations of Latin America and the Caribbean. And as in the past, I'm confident that their visit, along with the official and business delegations
accompanying them will be productive and will contribute to the further deepening of our relationship. Before we look at the potential of India-Latin America-Caribbean cooperation, a few words about the global economic scenario would be in order. The fact is that we are passing through an uncertain and volatile period where the accumulated stresses of the past and the impending challenges of the future make a very potent combination. We are all developing countries and therefore among those most impacted by the long-term consequences of the COVID pandemic. Indeed, the catastrophic impact of that event is hard to overstate. It has set back realization of SDG targets very considerably. On top of that, the implications of the Ukraine conflict for food, fuel and fertilizer security have been additional stress points. Even otherwise, the global economy was witnessing pressures of unviable debt, deteriorating terms of trade and hard currency shortages. The cost of borrowing, particularly for developing countries, has been exorbitant. This challenging backdrop is the reality that we must recognize as we explore new forms of cooperation. The economic lessons from these happenings are also something that we need to take into account. Clearly, there is a need to de-risk the global economy from the dangers of over-concentration in any single geography. But we also need to build reliable and resilient supply chains. At the same time, because we have now moved decisively, irrevocably into the digital era, we need to ensure trust and transparency when it comes to selection of partners. Where India's collaboration with Latin America and the Caribbean are concerned, there are some areas of special priority as a result. First and foremost, our partnership must address the needs of health security. India is a major player when it comes to pharmaceuticals and vaccines. We are today prepared to not only export competitively, but also localize production where necessary. Many countries in the region already have positive experiences of our vaccines, of our life-saving drugs, of APIs, and of medical devices. We have also developed the concept of Jan Aushadhi Kendras, which is like a people's pharmacy, that increase accessibility and affordability of medicines. Many of us have a well-established heritage of traditional medicine, facilitating technology flows, harmonizing regulations, recognizing pharmacopoeia, and promoting mobility of talent are among the possibilities that we should encourage. Now, both COVID and conflict have brought home to us the importance of food security. Disputes in faraway places have actually exacerbated hunger in many homes. And like during the COVID times, we saw little concern on the part of those better off about those who were not. Supply chains have also been impacted by threats to maritime shipping, accidents, or even extreme climate events. Since this involves such basic needs of society, the world is ideally looking for self-sufficiency. But if not, at least for close and reliable shoring. Latin America and the Caribbean are regions blessed by nature. They have the ability to serve as a breadbasket, not just for themselves, but for the entire world. But to realize their full potential, there is need for better technology, for greater productivity, for logistics, for post-harvest storage, and for more food processing. Advancements like drones, nano-fertilizers, and AI applications can make a big difference.
These are some of the prospects that we need to explore collaboratively. The quest for energy security ranks only next to health and food security. LAC is a prolific producer of energy whose real capabilities are only now beginning to be visible. India, on its part, will actually be accounting for the largest share of new energy demands in the foreseeable future. So tying up as a reliable supplier to the fifth largest economy, probably the third by the end of the decade, makes eminent sense. Modern day transportation ensures that no source of supply is too far. Our shared interests extend beyond orthodox fossil fuels to biofuels and to renewables. Initiatives like the International Solar Alliance or the Global Biofuel Alliance are noteworthy in that context. Let me also add that energy cooperation can be a two-way street. Indian companies are active in power transmission. We can also contribute to strengthening the renewable sector and perhaps even the civilian nuclear one in the future. So, ladies and gentlemen, India is today, in many ways, a pioneer of digital public infrastructure. In the last decade, we have veritably seen a transformation in the quality of governance and the efficiency of services delivery as a result. This has not only dramatically reduced leakages, but enabled limited resources to be deployed across a much vaster societal expanse. It has always been our approach to share experiences and capabilities, especially with our fraternal countries of the Global South. We would be open to engaging in collaborative endeavors in the digital domain so that its benefits can also be availed of in Latin America and the Caribbean. Mining has long been a core economic activity in Latin America. Many Indian companies have established themselves in this area through their investments and other activities. They range from aluminium and copper to precious metals. In recent years, there is also interest in lithium resources and other minerals relevant to semiconductors and electric mobility. Logistics is a natural corollary to any economic activity. Those of you who would have visited India before this particular occasion need no convincing of our progress in infrastructure. For those here for the first time, do appreciate that we are currently building about 10,000 kilometers of highway and 4,000 kilometers of railway annually. Our airports have doubled in the last decade, while our metro systems have more than tripled in that period. Whether it is power grids or water pipelines, Indian companies have developed formidable capacities that they can now deploy abroad. We can be your reliable partner in all these domains. In recent years, India has also emerged as an increasingly competitive defense exporter. We have by now a track record of supply of radars, helicopters, maritime surveillance aircraft, offshore patrol vessels, artillery and ammunition. Our products are sturdy and easy to maintain. In many ways, we can meet the requirements that emanate from your particular environment. Like Latin America and the Caribbean, India is also rapidly becoming a middle-class society. Quite often, aspirations and lifestyles move ahead of actual incomes. But what it does in multiple domains is to position India as a competitive source for the consumption demands of that economic group. From small cars to two-wheelers, from pharmaceuticals to smartphones, we can today really compete
with the best of the world. There is a growing complementarity between our economies that the political leadership can help accelerate and consolidate. Our bilateral trade today has reached the annual range of about $35 to $40 billion annually. These numbers have a real potential of increasing if we make sustained efforts. Stronger cooperation between policymakers and business community will surely yield results. The investment story has also begun to take off in both directions. Here too, there is cause for greater optimism. Let me add two other factors because they both characterize our current, I would say, development and initiatives in this country, as well as reflect the priorities of my own ministry. One pertains to the startup and innovation culture. I think if the visiting ministers and business people spend a little time, this is probably the biggest change which has occurred in the last few years. And you can actually feel the startup energy in this country. It is again, I think, an area that we need to explore more actively with our international partners. The second refers to projects that we undertake. I think there was a reference both by Mr. Banerjee and Mr. Mukundan to that. India today has roughly about 80 development partners, 80 countries with whom we work on projects. And we have delivered more than 600 significant projects across the world. Many of them are in Latin America and Caribbean. I've had the privilege of visiting some of them myself. Some of them are big. They're infrastructure projects, roads, for example, or power grids. Some of them may be much smaller. They may be community projects. But I again want to highlight that as an area of cooperation, something that we would like to take forward. We are actually, I think, even during this conclave, advancing it with some of our partner countries. So let me conclude by saying this, that last year while visiting the LAC region, Prime Minister Narendra Modi announced the development of a portal, partnerindia.org. It would focus on the 5 T's: trade, technology, tourism, talent, and tradition. Once developed and boarded, it would be the port of first call for those who are keen to engage with each other. We expect this portal to materialize by the end of the year, and hopefully it would contribute to making this conclave an even smarter deliberation. So again, I want to say we appreciate very much the presence of all the visiting leaders, of their delegations. I would particularly like to acknowledge and appreciate the efforts of Team CII and Team MEA. As we now move into the second decade of the India-LAC conclave, I'm confident that this would emerge as a key platform to energize a partnership that is increasingly productive and consequential. I thank you for your attention. इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।